प्रणाम, नमस्कार। अ, अभी हम लोग जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और जो कोरोना के दौरान, कोविड सिचुएशन में, जो इस पैंडेमिक के दौरान जो भयावह तस्वीरें जो विभीषिका में देखने को आ रही हैं, उन विभीषिकाओं में जो एक प्रमुख जो एक अवयव है, वो है पलायन का और पलायन से जुड़ी बहुत ही हृदय द्रावक तस्वीरों का। क्या ऐसा माना जा सकता है कि जिन राज्यों से सबसे ज़्यादा ये पलायन हुए, उन राज्यों में भूमि सुधार कभी हुआ ही नहीं? 1950 के बाद से अ, हम लोगों ने कभी भी भूमि सुधार को एक आवश्यक तत्व के तौर पर नहीं देखा और उसका नतीजा रहा कि भारी मात्रा में उन क्षेत्रों से ना कृषि संबंधी कोई विकास हुआ, ना ही कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं, उनका विकास हुआ और जिसका नतीजा रहा कि भारी तादाद में पलायन जो है वह करने को वहाँ के नागरिक विवश हुए अपनी बेसिक आजीविका के लिए। आज हमारे साथ है प्रोफेसर अवनींद्र नाथ ठाकुर और हमने इन्हें खास करके इस विषय पर 3 आयामों को जो है वो हमारे सामने इसकी व्याख्या करने के लिए, अर्थशास्त्र की व्याख्या करने के लिए आमंत्रण किया है कि वह भूमि सुधार से संबंधित जितने भी आयाम हैं या खास करके अभी की त्रासदी में जो इसका जिसको कह सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाइड वे में जो ये बहुत बहुगुणित तरीके से हमारे सामने है, आया ही नहीं होता अगर भूमि सुधार आंदोलन किसी न किसी तरीके से बिहार में छोटे स्केल पे भी अगर लागू किया गया होता तो संभवतः ऐसी स्थिति नहीं आती। हम आपका स्वागत करते हैं प्रोफेसर ठाकुर, अवनींद्र ठाकुर और आपसे जी और आपसे अभी की जो खास परिस्थिति है भूमि सुधार अभी कैसे प्रासंगिक हो जाता है? सबसे पहला प्रश्न आपसे यह जानना चाहेंगे, विमर्श यह रहेगा कि भूमि सुधार प्रासंगिक है पर इसमें बहुत किस्म के डिबेट है, बहुत किस्म के मल्टी लेयर्ड हम कह सकते हैं कि डिबेट्स हैं इस पे। कोई इसको आवश्यक मानते हैं, कोई इसको बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं। खास करके अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भूमि सुधार को पलायन से जोड़ना जो है वह बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। इस पर आपका मंतव्य क्या रहेगा? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि अभी अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे तो सबसे बड़ी त्रासदी पलायन से रिलेटेड है। ये लाखों की संख्या में, बल्कि करोड़ों की संख्या में, सही मानिए तो करोड़ों की संख्या में लोग जहाँ काम कर रहे थे वहां से वापस लौट रहे हैं और बिना किसी सुविधा के लौट रहे हैं, रास्ते में मर जा रहे हैं, हालत उनकी खराब हो जा रही है और अगर वापस भी आ रहे हैं तो उनके पास कुछ करने को नहीं है। और अगर पलायन को कई लोग अच्छे तरीके से भी देखते हैं कि चलिए पलायन हो रही है तो शायद अच्छे बेहतर लाइफस्टाइल वो लोग लीड कर रहे हो, अच्छी जगह नौकरी मिल रही हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को अगर देखेंगे तो ये पलायन वाले जितने लोग हैं, जिस तरह के जॉब कर रहे हैं, कहीं कहीं वो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के जॉब हम लोग नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है, 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो इसलिए पलायन को हम बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर के रूप में हमारे देश में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो उनकी जो जॉब क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। तो कहीं न कहीं पलायन एक मजबूरी के रूप में देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि गाँव से लोग ठेले जा रहे हैं, बाहर किए जा रहे हैं, क्योंकि गाँव में उन लोगों को एब्जॉर्ब करने की स्थिति नहीं है, इसलिए वो लोग अपने जीवन को संभालने के लिए बाहर जा रहे हैं और किसी भी तरह के नौकरी को वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लैंड के साथ इसको जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखेंगे, पिछले 20-30 सालों का अगर ट्रेंड देखेंगे पलायन का, तो सबसे ज्यादा पलायन उन्हीं राज्यों से होता है जहां पर जमीन का वितरण बहुत ही विषम है। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इस तरह उड़ीसा भी आ जाता है। इसमें कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर की जमीन कुछ ही लोगों के पास ज्यादा जमीन है और लैंडलेसनेस जो है, भूमिहीनता बहुत ज्यादा है। उसमें से बिहार भी एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य के रूप में देखा जाता है। और अगर हम भूमि सुधार की बात करें तो 3 एग्जांपल्स हमारे पास सामने आते हैं। हालांकि कुछ लोग यूपी को भी कहते हैं, लेकिन यूपी में बहुत ही पार्शियल रूप से लैंड रिफॉर्म हुआ था। उसको एक हम ये नहीं कह सकते कि उसने बहुत इम्पैक्ट डाला इंटरनल इकोनॉमी पे, लेकिन 3 राज्य का मैं डेफिनेटली यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लूंगा। पहला केरल है, 1969 में मेजर रूप से EMS नंबूदिरीपाद के अंदर भूमि सुधार की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कश्मीर में भी पहले से ही शुरू हुआ, लेकिन 1976 के आसपास बहुत ही प्रबल रूप से लैंड रिफॉर्म्स को शेख अब्दुल्ला के टाइम में इम्प्लीमेंट किया गया। और वेस्ट बंगाल में, जहां इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी, 1977 में, लेकिन थर्ड अमेंडमेंट 86-87 में थोड़ा रिग्रेसली उसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो अगर आप देखेंगे इन तीनों स्टेट में और बाकी स्टेट में क्या डिफरेंस है, तो जो भूमि सुधार की प्रासंगिकता है
वो क्लियरली सामने आ जाती है। पहली बात तो ये, यदि आप माइग्रेशन को देखेंगे, जो पलायन को देखेंगे इनसे गांव से, आपको कश्मीर, केरला और बंगाल से पलायन आपको कम नजर आएगा। और अगर केरला से पलायन है भी तो वो फॉरेन पलायन है, वो विदेश में पलायन है। और उनके अगर पलायन के बाद उनके जॉब की स्थिति को देखेंगे तो वो मजदूरों वाली जॉब नहीं है, उनकी जॉब की क्वालिटी भी बेहतर है। और खैर वो इंटरनेशनल माइग्रेशन बिल्कुल अलग चीज है, हम लोग यहाँ डोमेस्टिक माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिलेशनशिप है लैंड रिफॉर्म का पलायन के साथ। और शायद यदि बिहार में लैंड रिफॉर्म पहले ही कर दिया जाता, लोगों के पास जमीन होती, तो इस लेवल पर लोग गांव छोड़कर या बिहार छोड़कर बाहर नहीं आते। और जो आज हम स्थिति देख रहे हैं, शायद इस स्थिति को अवॉइड किया जा सकता था। प्रोफेसर ठाकुर, यहाँ पर एक प्रश्न जो है वह संभवतः पूछना, ये बहुत लेमैन की दृष्टिकोण से है, पर जहाँ भी कृषि से होने वाली आजीविका परक बातों को हम देखते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि चकबंदी या भूमि का जो, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्लोजर, एक इनक्लोजर मूवमेंट जो है वो नहीं हुआ, जहाँ जहाँ भी नहीं हुआ, क्योंकि कृषि में बढ़िया जिसको कह सकते हैं आप निवेश करके और उससे जो आउटपुट है उसको देने के लिए आपको भूमि के बड़े बड़े टुकड़े चाहिए, या बंटवारा जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होगा तो निश्चित तौर पर जो है निवेश आपका ज्यादा होगा और आपको प्राप्ति उससे कम होगी। तो यह जो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि भूमि का वितरण जो है वह मतलब एक सम्यक वितरण होना चाहिए, एक उसका रेशियो जो है, अनुपात जो है वो सही होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए कृषि संबंधी या उद्योग जो है वह विकसित नहीं हो पाए, और लोग बेहतर जीवन के लिए नहीं बल्कि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के लिए, कम से कम जीने के लिए जो है वह बाहर बहुत भारी संख्या में आए, जो कि देखने में उसकी असल तस्वीर अब नजर आ रही है कि कैसे लोग बाहर आए और कैसे जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि यह भूमि का जो वितरण बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ये एक तरीके से आप इसको मतलब एक पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि नहीं कटी? इस प्रश्न पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया ये बहुत रेलिवेंट प्रश्न है। शायद पूरी दुनिया में इन बातों पर डिबेट चल रहा है और भारत में भी इस पर बहुत डिबेट हुआ है। 70 के दशक में पर्टिकुलरली इस पे फार्म साइज प्रोडक्टिविटी को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट एकेडमिक वर्ल्ड में छिड़ी थी। इसमें अमर्त्य सेन वगैरह की शुरुआत हुई थी, अशोक दुरुद, कई लोग थे जिन्होंने फील्ड बेस्ड काम किया। और कई सारे एविडेंस ये सामने आए कि जो इकोनॉमी, जो स्केल हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कि जब आपकी जो एक्टिविटी की साइज जब बड़ी होती जाती है तो वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, उसको मैनेज करना आसान होता है। इस चीज को न सिर्फ इंडिया में बल्कि ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में रिजेक्ट किया गया फील्ड के हिसाब से। और ये सामने आया फील्ड स्टडी के तौर पर कि नहीं, बड़े फार्म बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि जो ट्रेंड है वो उल्टा है, छोटे फार्म ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उसके कई रीजंस दिए गए। पहले रीजंस थे जो अमर्त्य सेन का एक मॉडल था जिसमें कहा गया था कि भाई छोटे फार्म होते हैं उसे लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और उसमें फैमिली लेबर लोग ज्यादा देते हैं। क्योंकि आप लेबर को हायर नहीं करते हैं, वेज नहीं देते हैं दूसरे को, तो होता क्या है कि आपके फैमिली का एक्चुअली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आप इन टर्म में देखेंगे कि एक धान उपजाने में एक्चुअली आपने ज्यादा लेबर डिवोट किया, क्योंकि फैमिली के लोग काउंट नहीं करते हैं कि कितना लेबर चाहिए उनका। तो उससे क्या होता है कि चूंकि प्रोडक्टिविटी या उत्पादन जो है वो लेबर के इनपुट से रिलेटेड होता है, ज्यादा आप लेबर देंगे तो ज्यादा आउटपुट आएगा। तो इसलिए ये माना जाता था कि लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है छोटे फार्म की। इन चीजों को फिर चैलेंज किया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम में कि क्या ग्रीन रिवोल्यूशन में मैं जब वही आ रही थी, ग्रीन रिवोल्यूशन में, बिल्कुल ग्रीन रिवोल्यूशन में जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जब हमारे पास नए नए टेक्नोलॉजी आ गए, ट्रैक्टर आ गया, कंबाइन हार्वेस्टर आ गया, तो क्या लैंड रिफॉर्म्स का रेलिवेंस चला गया? क्या अब इकोनॉमी जो स्केल आ गए? तो उसके बाद भी जो 70 और 80 के दशक में कई सारे नए उदाहरण लिए गए, कई सारे गांव से सैंपल लिए गए, उसमें भी देखा गया कि नहीं, इवन 70 और 80 के दशक में भी क्लियर इंडिकेशन था कि जो छोटे फार्म हैं वो प्रोडक्टिव ही रहे। और कई जगह जो नई टेक्नोलॉजी आ रहे थे वो लैंड न्यूट्रल थे। वो कहने का मतलब बड़े फार्म और छोटे फार्म में टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट अलग अलग नहीं था। तो बाकी फैक्टर जो है जिसमें कि ज्यादा लेबर इनपुट हो रहा है, ज्यादा केयर हो रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है। तो 70 और 80 के दशक में भी चीजें नहीं बदली। ज्यादातर चीजों में ये देखा गया कि फार्म साइज प्रोडक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन ही है। लेकिन 91 के बाद फिर से नया डिबेट आया, क्योंकि अब तो मार्केट इकोनॉमी है पूरी तरह से। क्या अब
हम चीजों को अलग तरीके से देख सकते हैं, तो फिर आप कई सारे उदाहरण है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल आया, पाकिस्तान में, लैटिन अमेरिका के कई कंट्रीज में, हालांकि इंडिया में बहुत एक्सटेंसिव सर्वे लास्ट के 2 दशकों में नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे ब्राजील में, कई सारे और कंट्री में उदाहरण के तौर पर लिए गए, गांव का उदाहरण लिया गया और ये पाया गया कि अभी थोड़ा सा वीक हुआ है। ये जो रिलेशनशिप जो 70 के दशक में था कि छोटे फार्म बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव थे बड़े फार्म की तुलना में, वो जो रिलेशनशिप था उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हुई है। अच्छा। लेकिन आज भी ये एविडेंस पाना कि बड़े फार्म ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ये कहीं भी बिल्कुल दृढ़ता से नहीं पाया गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं लैंड को, हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही छोटे भाग में बांट दिया जाए। ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली सस्टेनेबल वायबल यूनिट होना चाहिए, लेकिन जो ये आर्गुमेंट है कि छोटे होने पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मुझे लगता है ये तर्क सांघिक अभी भी नहीं है। क्योंकि अगर आप उदाहरण देखेंगे भारत का उदाहरण दें, 80 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में बंगाल में ये हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुआ और बंगाल पहला राज्य बना भारत का जिसने कृषि में विकास दर को 5% के आसपास आ गया, जो आज तक हमने भारत के लेवल पर नहीं पाया है। और हमारे प्लानिंग में भी टारगेट 4% रहा है, लेकिन बंगाल ने 8 साल से ज्यादा समय में 5% से ज्यादा ग्रोथ रेट अचीव किया। ठीक इसी तरह केरला का ग्रोथ रेट अगर आप 70 के दशक में और मिडिल 80 तक देखेंगे तो बहुत फास्ट एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो किया। सिमिलरली अगर कश्मीर में आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट का आकलन भी आपको नजर आएगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप देखेंगे कि रूरल एरिया में पॉवर्टी का रिडक्शन कैसे हुआ, गरीबी के उन्मूलन का रेट क्या रहा, आप पाएंगे कि 70 के दशक के बाद गरीबी उन्मूलन का रेट कश्मीर में बहुत तेजी से सामने आया है। और अगर आप कंपेयर करें गुजरात और कश्मीर को, तो सेम टाइम में कश्मीर में गरीबी जो है वो काफी कम है गुजरात की तुलना में, रूरल एरिया में पर्टिकुलरली। पर क्या मुझे लगता है कि अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अभी भी अगर हम कहें कि ठीक है बड़े फार्म प्रोडक्टिव नहीं है, शायद वो रिलेशन वीक हुआ है, लेकिन उल्टा तो बिल्कुल ही सही नहीं है कि अच्छा, छोटे फार्म कम प्रोडक्टिव है। जी, जहां बंगाल की आप बात कर रहे हैं कि लगातार वो 5% की वृद्धि दर बनाए हुए है, बिहार के साथ क्या हुआ? बिहार की स्टोरी क्या है? बिल्कुल, बिहार में जब 1991 में जब लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई थी, तो बिहार हिस्टोरिकली जमींदारी रीजन के अंदर में आता था। और इनफैक्ट जो 3 तरह के सिस्टम थे, जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी, उसमें सबसे एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जमींदारी सिस्टम था। हालांकि जमींदारी सिस्टम वहीं लगाया गया था जहां जमीन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा थी और जहां से अंग्रेजों को रेवेन्यू मिलने की सबसे ज्यादा संभावना थी, उसी क्षेत्र में लगाया गया था और बिहार उसमें से एक था, बहुत फर्टाइल लैंड था। तो जमींदारी सिस्टम का एक बाय प्रोडक्ट होता था बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ लैंड। ज्यादातर जमींदारों के पास कंसंट्रेशन ऑफ लैंड हो जाता था। हालांकि जमींदारी अलग चीज है, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट था, वो इंटरमीडिएट था बिटवीन पेजेंट और गवर्नमेंट, लेकिन इनके ऑटोमेटिक प्रोसेस के दरमियान सारे जमींदार लैंड के ओनर भी हो गए, पूरे गांव, कई सारे गांव के मालिक हो गए। तो जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था बिहार में वो बहुत ज्यादा स्क्यूड था। और दूसरा डायमेंशन ये था कि जो कास्ट स्ट्रक्चर था बिहार में, जिनके पास लैंड थी, वो टिपिकली अपर कास्ट, ये इनफैक्ट मैं बिहार के लिए नहीं, मैं सभी के लिए सही है, चूंकि मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब 1971 में केरला में जब सर्वे हुआ है लैंड रिफॉर्म लागू करने के जस्ट उस टाइम में, ये पाया गया कि 96% जो रूरल लैंड है वो ब्राह्मण के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल में है, चाहे वो मंदिर के थ्रू चाहे डायरेक्टली। और बिहार में भी लगभग यही सिचुएशन थे कि बहुत बड़ी, हालांकि इस तरह के सर्वे नहीं हुए, लेकिन जो ब्रॉड इंडिकेटर्स है वो कहते थे कि अपर कास्ट का पूरे लैंड पर उनका अपर कास्ट के था। और जो और क्या हुआ कि तो वो बेसिकली पावर डायनामिक्स और इकोनॉमिक्स का जो डायनामिक्स था वो गांव में अपर कास्ट की तरफ चला गया, वो हेजेमनी मेंटेन रह गई बिहार में। दूसरी बात जो बिहार के संदर्भ में था कि जब 1991 में जब लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई, तो इसे नेशनल लेवल पॉलिसी नहीं बनाकर स्टेट लेवल पॉलिसी कर दी गई। तो सारे स्टेट के पास लैंड रिफॉर्म्स का पावर आ गया और अनफॉर्चुनेटली बिहार, ऑफ कोर्स बाकी स्टेट भी, उसमें जो लेजिस्लेटर्स थे वो मैक्सिमम अपर कास्ट लैंडेड क्लास से आए थे। तो
काफी डिबेट चला, लेकिन जो लैंड के रूल्स बने, लैंड रिफॉर्म्स के जो रूल बने वो बहुत वीक बने, उनके कई सारे लूपहोल्स छोड़ दिए गए। इसके कारण जब 1957 में बिहार में एक्सटेंसिव सर्वे हुआ, तो जो जिस लेवल पर सरप्लस लैंड था, जिस लेवल पर कंसंट्रेशन ऑफ लैंड था, वो डिक्लेयर नहीं हो पाया। और जो लीगल प्रोसेस था, इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, ऑफ कोर्स मैं कहूंगा डेलिबरेटली, कि आज तक जो भी लैंड के 1957 लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत जो केस चल रहे हैं, उसका निपटारा आज भी नहीं हुआ है। 3 जनरेशन बीत चुके हैं, लेकिन उसका निपटारा नहीं हुआ है। तो बेसिकली, हालांकि मैं कहूंगा कि अब कंसंट्रेशन जो 1957 में था और आज के समय में काफी डिफरेंस है, क्योंकि 2 जनरेशन बीत चुके हैं, जो 3-4 जनरेशन में बच गए हैं। जब मान ले 4 बच्चे हैं, उस टाइम में तो 4-5 बच्चे होते थे, सारे लोग में जमीन बढ़ती थी, तो इनडायरेक्ट हैंड में कहते हैं बैकडोर से लैंड रिफॉर्म हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लैंड का कंसंट्रेशन बिल्कुल वही है जो 50 के दशक में था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लैंड का अभी भी अगर आप फैमिली वाइज देखेंगे, वो पूरा का पूरा आपको एक अपर कास्ट इन्फ्लुएंस और जो पुरानी जमींदार फैमिली थी उनके पास ही बटा हुआ रह गया है। तो लैंडलेसनेस में कोई ये नहीं, चेंज नहीं आया। जो लोग लैंडलेस थे, जो लोग गरीब थे, वो लोग वैसे ही रह गए। पर वो मुझे लगता है बिहार के परिदृश्य में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विद इन फैमिली बंटवारा हो गया है, छोटे-छोटे बंटवारा हो गया, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। ट्रांसफर नहीं हो पाया जी, इंटर कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हो पाया। इंटर कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब एक बात यहाँ बहुत दिलचस्प हो जाती है प्रोफेसर ठाकुर की, जो बड़े जो ऊंचे, जिसको हम लोग हायर कास्ट कहते हैं, ऊंचे जातियों के हाथ में जो ये लैंड का रहा, ये इसको सक्सेसफुली मैनेज क्यों नहीं कर पाए? क्या मतलब ये भी माइग्रेशन की ट्रैप में फंस गया? बेहतर जिंदगी के लिए ज्यादातर लोगों का जो माइग्रेशन है वो मेरे ख्याल से अपर कास्ट का जो है, वो माइग्रेशन में भी स्केल जब हम देखेंगे तो फर्स्ट जिसको कह सकते हैं आप, पहला जो दौर था माइग्रेशन का, वो अपर कास्ट का बेहतर अपॉर्चुनिटीज और बेहतर इसके लिए वो ज्यादा हुआ। और क्या यह वजह थी कि भूमि मतलब जो प्रोडक्टिविटी लैंड की हो सकती थी, या जो उससे निकाला जा सकता था, जिनके पास लैंड था वो खुद उस राज्य में थे ही नहीं? तो ये क्या आप एक कारण मानेंगे कि पहले दौर का जो माइग्रेशन है वो चूंकि जो अपर कास्ट है उनका ज्यादा हुआ बड़े शहरों की तरफ शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, एक पूरी जमात है जो पूरी की पूरी तरह लैंड आपके हाथ में है पर आप लैंड के पास नहीं है, और वह या तो खाली छोड़ दिया गया या फिर बटाईदारों के पास छोड़ दिया गया? क्या ये कारण माना जा सकता है कि जिनके पास लैंड है उनके पास अधिकार है, वो उस राज्य में थे ही नहीं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आपने डिस्कशन छेड़ा है। बेसिकली मैं कहूँगा कि जो अपर कास्ट या जो संभ्रांत लोग थे गांव में, उन लोगों के पास जमीन थी और वो लोग ऑलरेडी एजुकेटेड थे। आप अगर देखेंगे तो ये क्लास ऑलरेडी एजुकेटेड थे और इन लोगों को एजुकेशन के महत्व का उस समय भी पता था। तो बेसिकली इन लोगों का जो माइग्रेशन हुआ, जो मैं अपर कास्ट माइग्रेशन में कहूंगा 70, 80, 90 80 और 90 के दशक में, वो वर्क रिलेटेड माइग्रेशन बहुत कम था। ज्यादातर माइग्रेशन था वो एजुकेशन रिलेटेड माइग्रेशन था। और एजुकेशन रिलेटेड माइग्रेशन को ज्यादातर जगह में पॉजिटिवली देखा जाता है, क्योंकि आपके जो बिहार में एजुकेशन सिस्टम उस तरह का नहीं था। तो हुआ ये कि जब आप माइग्रेट कर रहे हैं तो आप बेसिकली अपर इनकम मोबिलिटी में जा रहे हैं बेसिकली। जो, क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अगर जमीन किसी के पास है तो वो सबसे सुखी है, ये कहीं से मैं नहीं कहता कि जिसके पास जमीन है वो बहुत बहुत सुखी है, उसके जीवन स्तर बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जो जिनके पास जमीन थी वो लोग ऑलरेडी पहले से बेहतर थे और उन्हें और बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी जमीन के थ्रू मिल गई। वो बहुत आसानी से अपने एजुकेशन को फाइनेंस कर पाए उस टाइम में, क्योंकि उनके पास जमीन थी। और 60, 70 या 80 के दशक में बिहार में जमीन के अलावा दूसरे इनकम के सोर्स बहुत ही कम थे। और उस समय में इनफैक्ट सर्विस का भी जो रिटर्न था शायद उतना अच्छा नहीं था। तो जिनके पास जमीन थी उनकी परचेजिंग पावर बेटर थी, उनके खर्चे करने की जो सीमा थी वो अधिक थी, इसलिए शायद वो एजुकेशन का भी जो एक बहुत बड़ा गैप हम देखते हैं बिहार में, वो जो गैप देखते हैं वो भी कहीं न कहीं लैंड के स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का परिणाम है। और शायद इसीलिए केरला में आप देखेंगे 70 के दशक में जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जो 76% लैंड SC ST
को चला गया, और इनफैक्ट बंगाल में भी वो हुआ, और उसके बाद जब एजुकेशन में पार्टिसिपेशन उस क्लास का बहुत तेजी से चेंज हुआ। आज बंगाल में भी आप देखेंगे कि लगभग, मैं कहूँ पूरी तरह से नहीं कहूँगा पूरी तरह से पैरिटी है, लेकिन जो गैप है एजुकेशन का बिटवीन डिफरेंट कास्ट वो बहुत कम हुआ, और केरला में तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है वो गैप। वो जो अपॉर्चुनिटी का जो एक्सेस था वो लैंड के थ्रू हो सकता था, जो एक पूरा जनरेशन लोअर कास्ट या लेबर क्लास था उसने मिस कर दिया बिहार में। तो दोनों के इसमें मुझे लगता है फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के। और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के साथ क्यों मैं कहता हूं कि ग्रेजुअली एग्रीकल्चर का जो कैपेसिटी है लोगों को एम्प्लॉय करने की, वो लगातार घटती चली गई, क्योंकि ज्यादातर टेक्नोलॉजी के आने, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ज्यादा टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ क्या हुआ, लेबर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। जहां 70-80 के दशक में 250 एक रूरल एरिया में एवरेज एम्प्लॉयमेंट डे 250 पौने 300 के आसपास थी, वो अब घटकर 100 से अंदर आ गई है। तो अब ऐसे ही गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नहीं है। तो अगर आप ये तुलना करेंगे कि एग्रीकल्चर में लोगों को जॉब मिलेगा लेबर के थ्रू, तो वो मुझे लगता है संभव नहीं है। पर पंजाब की कहानी जो है, मेरे ख्याल से हम लोग अभी बिहार के पलायन और मजदूरों की बात कर रहे हैं, और खास करके जो कृषि संबंधी रोजगार का भी इसमें जो तत्व है वो सन्निहित है। पंजाब की स्टोरी तो कुछ और कहती है। पंजाब में जो ये तमाम जो तादाद उठ करके पंजाब पहले गए, उसमें क्या उनको कृषि रोजगार नहीं दे रहा था? यहाँ एग्जैक्टली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, जो इंडियन इकोनॉमी का एक ट्रेंड है। जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ हर एक चीज, क्योंकि सबका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो ज्यादातर एकेडमिशियन ने जब सर्वे किया था तो ये सामने आया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है ये लेबर डिस्प्लेसिंग नहीं है। जो नए वैरायटी गेहूं के आए थे, नए वैरायटी जो धान और बाद में नए नए चीजों के आए, वो बेसिकली ज्यादा लेबर का रिक्वायरमेंट उनमें इंटेंसिव थे, लेबर इंटेंसिव थे rather than डिस्प्लेसिंग। वो लेबर डिस्प्लेसिंग नहीं थे। अमर सिंह का एक बहुत फेमस पेपर भी आया था लेट 70s में, जिसमें कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स का लेबर डिस्प्लेसमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि लेबर एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है। और चूंकि ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट था, इसलिए सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में हुआ, जहां पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा था। तो अचानक से जब नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, नए हाइब्रिड सीड अपनाए गए इन लोगों में यहाँ पर, तो अचानक से यहाँ पर लेबर की डिमांड बहुत बढ़ गई आवश्यकता उस टाइम में। तो लेबर की डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ कि ऑफ कोर्स वेज रेट का डिफरेंस भी था। पंजाब में वेज रेट भी ज्यादा था, क्योंकि इनफैक्ट मैं ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां भी लैंड स्क्यूड है वहां वेज रेट कम है, जहां भी लैंड में थोड़ी समानता है वहां वेज रेट ज्यादा है, क्योंकि मजदूर की संख्या कम हो जाती है, ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, ज्यादातर लोगों के पास अगर जमीन होता है वो लेबर मार्केट में नहीं जाते हैं। एक और भी मेरे ख्याल से एंगल है यहाँ पे, कि जहाँ हम लोग पंजाब और जहाँ पे लैंड का रेशियो की बात किया, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, वहाँ पे एक कैपिटलिस्ट ड्रिवन जो है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। और जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि वेजेज कम है या वेज इंटेंसिव नहीं है, वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर को कभी, मतलब कमर्शियल क्रॉप को कभी उस तरीके से लिया ही नहीं गया, मतलब एक वास्ट स्केल में लिया नहीं गया। शायद वेज रेट के डिफरेंस का ये भी कारण हो सकता है। नहीं, मैं एक इस पे जोड़ना चाहूंगा कि पंजाब के साथ जो हुआ, पंजाब के साथ हुआ, इसका आंसर भी मैं इसी के साथ दे दूंगा कि 70-80 के दशक में वेज रेट भी ज्यादा था, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा थी लेबर की, तो लोग माइग्रेशन बड़ी संख्या में आए। लेकिन 90 के दशक के बाद मैं ये कहूंगा कि अग्रेरियन क्राइसिस जो है, जो कृषि से रिलेटेड क्राइसिस है, वो सिर्फ बाकी क्षेत्रों में नहीं रखे, पूरे हिंदुस्तान में आया। इवन पंजाब में भी फार्मर सुसाइड हुए, गुजरात में फार्मर सुसाइड हुए, महाराष्ट्र में हुए। तो हालत जो पंजाब के कृषि की थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल जो चीजें थी वो वर्क कर रही थी, जैसे प्राइस लो हो रहा था, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा था। और पंजाब का और प्रॉब्लम ये था, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया था, जमीन की डिग्रेडेशन हुई थी, वाटर लेवल लो चला गया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां भी हुए थे। तो अब अगर आप भारी संख्या में भूमि जो है वो बंजर हो गई थी, जी, बंजर हो गई थी। तो अब मैं ये कहूंगा, अब अगर आप क्लास का डिफरेंस आया था एग्जैक्टली, अब अगर आप पैटर्न देखेंगे पलायन का, तो जो 70-80 के दशक का पलायन था, इवन टिल 95, वो पलायन गांव से गांव की ओर पलायन था, बिहार के गांव से पंजाब के गांव में पलायन था। और जो नेचर था पलायन का, उसमें बहुत सारे लोग रेगुलरली एम्प्लॉयड थे,
जो जो खेत में रेगुलर बेसिस पर काम करते थे गांव से जा करके। लेकिन 90 के दशक के बाद जो पलायन का नेचर है वो पूरी तरह से चेंज कर गया है। आप देखेंगे कि गांव से शहर की ओर पलायन शुरू हो गया है, और जो गांव में भी अगर पलायन है तो वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पलायन हो रहा है। अच्छा। तो हर एक राज्य में लेबर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है कृषि की वो कम हो गई है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। मुझे लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर की या मोर, ये मुझे लगता है इनकी भी कैपेसिटी जो है वो एग्रीकल्चर लेबर को एब्जॉर्ब करने की कम हो गई है। अच्छा, 90 के दशक में, 90 के दशक से अब तक अभी का भी हमारा डेवलपमेंट है। मुझे लगता है अब पलायन की जो दिशा है वो कृषि से कृषि की ओर नहीं है, या गांव से गांव की ओर नहीं है, अब वो बिल्कुल हर एक गांव से शहर की ओर है। और पंजाब का अगर उदाहरण लेंगे तो ऑलमोस्ट अगर आप गांव लेवल पर सर्वे कीजिए तो आपको हर दूसरे घर में एक ना एक आदमी कनाडा में मिलेगा। तो बेसिकली कनाडा में बहुत बड़ी संख्या में पंजाब से माइग्रेशन कनाडा में। जी जी जी। इनफैक्ट एक बहुत दिलचस्प स्टोरी अभी आई थी, कहीं पढ़ा था मैंने कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब तमिलनाडु की तरफ जो है, वहाँ पे जो बंजर भूमि है वहाँ पे जा करके जो है कुछ मतलब खास गाँव से, पंजाब के कुछ खास गाँव से जा करके वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, तमिलनाडु में माइग्रेट कर रहे हैं। जी। तो देखिए मुझे लगता है जैसे केरला में, तमिलनाडु और केरला में दोनों जगह मैं कहूंगा कि केरला में भी अभी ट्रेंड अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो मूवमेंट नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, हालांकि एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बाढ़ है, मैं मानता हूं अभी भी जितनी आसानी से बिहार के लोग दिल्ली में शिफ्ट कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, उतनी आसानी से केरला और तमिलनाडु नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर आप दोनों केरला और तमिलनाडु का अगर आप देखेंगे तो अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा है तमिलनाडु में। ठीक है, तो गांव से लोग मूव किए हैं अर्बन एरिया में। और जब आप वेज रेट की बात करेंगे, ग्रामीण वेज रेट, तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वेज रेट केरला और तमिलनाडु एरिया में, क्योंकि वहां पर एक तो अर्बन माइग्रेशन है, दूसरा केरला से इंटरनेशनल माइग्रेशन है, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर गए हैं, और जो लोग जमीन का इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन है, लोग जो गांव में है वो लोग अपने खेती से भी सेल्फ सस्टेन्ड हो रहे हैं। तो होता ये है कि रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, तो वेज रेट इंडिया में हाईएस्ट इन्हीं दो स्टेट्स में आपको नजर आएगा। इसलिए पलायन उस एरिया में हो रहा है, लेकिन अभी भी लैंग्वेज एक बार ऐसे कारण शायद उतनी तेजी से पलायन नहीं हो रहा है जितनी तेजी से पंजाब ने विटनेस किया। दूरी भी है ज्यादा, मेरे ख्याल से दूरी भी है। एग्जैक्टली जी। बिहार का, फिर हम लोग वापस लौट के बिहार की कहानी की तरफ चलते हैं, क्योंकि सबसे फटे हुए छाले वहीं के दिख रहे हैं, पैर वहीं के सबसे ज्यादा जो है वो घायल हैं। कहाँ जा करके यह जो पूरी भूमि सुधार का जो नहीं होना, एक तरीके से हम लोग उसको पलायन से जोड़ रहे हैं, उसको जिस तरीके से ग्रोथ नहीं होने को जोड़ रहे हैं, अभी रास्ता आपको कहाँ दिख रहा है? कोई रास्ता है? देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि चैलेंज अब ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लैंड ऑलरेडी फैमिली के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है बहुत बड़ी संख्या में। अब अगर आप पुराने लेवल पर आप जाएंगे ये देखने की कितना सरप्लस लैंड है तो बहुत मुश्किल है। हाँ, उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप कट ऑफ डेट को थोड़ा पीछे करते हैं, क्योंकि अब तो कट ऑफ डेट को, जैसे बंगाल में भी किया गया, कट ऑफ डेट को पीछे किया गया, केरला में भी कट ऑफ डेट को पीछे किया गया, और जम्मू एंड कश्मीर भी कट ऑफ डेट को पीछे किया गया। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि भाई इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि अभी तो हमारे पास सीलिंग ज्यादा बहुत ज्यादा लैंड नहीं है, लेकिन आप पिछले लेवल पर आप कट ऑफ कर रहे हैं, तब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो एक अलग सवाल है जिस पर हम लोग जस्टिस और इनजस्टिस की बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि अगर हम लोग कट ऑफ के इसको पीछे जाते हैं, पहली बात तो अभी भी सरप्लस लैंड है। दूसरी बात, अगर आप बेनामी को काउंट करते हैं, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स के अगर एक्ट को आप बहुत स्ट्रांग करते हैं तभी आप बेनामी लैंड को पकड़ पाएंगे। और अभी भी बिहार में अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेनामी लैंड्स बहुत बड़ी संख्या में है हर एक गांव में। और बंदोपाध्याय की रिपोर्ट, डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट आई थी 2009 में, जिसने बहुत जो सर्वे बेस्ड थी और सेकेंडरी सोर्स के बेस्ड थी, उन्होंने कहा था कि लैंड अभी भी सरप्लस लैंड बहुत ज्यादा है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात और मैं कहूंगा कि 1957 में जितने लैंड को सरप्लस घोषित किया गया उसका भी बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है पूरी तरह से। भूदान में जितने लैंड मिले थे उसका भी बंटवारा नहीं हुआ है। तो बेसिकली अगर आप सही तरीके से लैंड को डिफाइन करते हैं, सरप्लस लैंड को डिफाइन करते हैं, तो अभी भी बिहार में बहुत लैंड मुझे लगता है अवेलेबल होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और वो बिहार की इकोनॉमी को चेंज कर सकता है।
आज के दौर में। हाँ, इस मतलब क्या अभी आपको जो अभी का जो दौर है, जो अभी की जो हम लोग 2020 की बात करें, 2020 में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें क्या आप ये देख पा रहे हैं कि भूमि सुधार आंदोलन की तरफ जो है किसी किस्म का कदम उठाया जा सकता है, या उसको कृषि से लिंक करके और कृषि को फिर उद्योग से लिंक करके ऐसा कोई रास्ता या चेन क्रिएट होते हुए आपको दिख रहा है एक अर्थशास्त्री के तौर पे? मैं एक एग्जांपल दूंगा, साउथ कोरिया और जापान का, कि जब 1960 के दशक में इन लोगों ने डेवलपमेंट शुरू किया तो भारत से पिछड़ा हुआ था उस टाइम में, और हुआ, लेकिन जो ईस्ट एशियन कंट्रीज थे वहां पर डेवलपमेंट शुरू होने से पहले लैंड रिफॉर्म किया गया, बहुत सक्सेसफुली लैंड रिफॉर्म किया गया। उसके बाद जब औद्योगिकरण वहां हुआ तो मांग इतनी जबरदस्त रही लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से कि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन सस्टेन हो गया। मैं ये कहूंगा कि बिहार कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, आप लघु उद्योग की बात करते हैं, कुटीर उद्योग की बात करते हैं, जैसे अभी बड़े पैकेज की बात की गई कि भाई ठीक है आपको क्रेडिट मिलेगा, लोन फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये सस्टेन कैसे करेंगे अगर डिमांड नहीं होगा इकोनॉमी में, लोग खरीदने वाले अगर नहीं होंगे तो किसी भी तरह का औद्योगिकरण संभव नहीं है। और वो डिमांड कहाँ से आएगा? आप जरा सोचिए, आज का जो समय है हमारा, जो कोरोना से पीड़ित समय है, वहां जॉब नहीं है ठीक से, वहां पर पूरा का पूरा इनफॉर्मल सेक्टर तबाह हो चुका है, जी। गांव में हालत बहुत खराब है, जितने छोटे छोटे दुकान वाले थे उनकी हालत खराब है, सरकारी क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं डीए खत्म हो गए हैं, लेबर लॉज, प्राइवेट सेक्टर में लेबर लॉज को रिलैक्स कर दिया गया है, सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स को खत्म कर दिया गया है। तो इस परिस्थिति में आप देखिए कि आखिर परचेजिंग पावर आएगी कहाँ से? तो अगर परचेजिंग पावर लोगों की नहीं होगी, सिर्फ दुकान खोल देने से समस्या का समाधान नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपको डिमांड को रिवाइव करना है। लेकिन क्या आपको लगता है किसी भी लेवल पर आप रूरल एरिया में डिमांड क्रिएट कर सकते हैं बिना लैंड डिस्ट्रीब्यूट किए हुए? मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है आज के समय में। इनफैक्ट अब लगता है लैंड रिफॉर्म्स की प्रासंगिकता ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से लोग वापस आए हैं, पलायन वाले लोग, जिस तरह से गांव में, मैं अभी बात कर रहा था अपने गांव में, मुझे अचानक पता चला है कई सारे जो छोटे दुकानदार थे वो लेबर हो गए हैं, पूरी की पूरी फैमिली लेबर हो गई, क्योंकि उनकी बिक्री नहीं हो रही है और उनके पास खाने को नहीं है। तो अब जब से मकई वगैरह की कटाई शुरू हुई है तो वो लोग सब पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो इस जगह पर जहां पर कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग छोटे दुकान थे या लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वो लोग अब लेबर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ दिख रही है आपको? दिक्कत एक तो पॉलिटिकल विल सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है, क्योंकि कहीं भी लैंड रिफॉर्म्स एक बिना रेसिस्टेंस के नहीं होता है, कहीं भी नहीं। मतलब जहां भी आप कंट्री का उदाहरण लीजिए तो रेसिस्टेंस हमेशा ही रहा है और पॉलिटिकल विल की जरूरत है। दूसरा, मुझे लगता है कि लैंड रिफॉर्म्स का एक जो हमारा जो अभी का कंटेम्पररी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, कंटेम्पररी जो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें भी लैंड रिफॉर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता है। उसका कारण ये है कि अगर आप लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सरप्लस लेवल अचानक से कम हो जाते हैं। अचानक से लोगों के पास जब जमीन हो जाती है तो पलायन बहुत तेजी से कम हो जाएगा, और अगर पलायन कम हो जाता है तो गांव में और शहर में लेबर की थोड़ी कमी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, और उसके फलस्वरूप वेज रेट बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो जहां जहां लैंड रिफॉर्म हुआ है आप देखिएगा वेज रेट बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और कोई भी नया उद्योग या बड़े बड़े औद्योगिक घराने हायर वेज रेट को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए जब सबसे पहले जब पॉलिसी की बात होती है तो वेज लेबर लॉज को ही रिलैक्स करने की बात होती है। भाई ठीक है, हायर एंड फायर करो, लेबर लॉज को रिलैक्स करो, मिनिमम वेज के जो लेजिस्लेशन है उसको वीक किया जाता है। तो मुझे लगता है कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में कहीं न कहीं जो ये सप्लाई, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ लेबर है हमारे देश में, उसकी कमी हो जाएगी, और उसके फलस्वरूप एक पलायन में कमी और वेज रेट में बढ़ोतरी की संभावना है, जो मुझे लगता है कि जो एक्सेसिव प्रॉफिट आज के समय में मिल रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों को, शायद वो नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट कर्नाटका में केस थे, कर्नाटका में जो सुगरकेन लॉबी था, लोग मनरेगा का विरोध कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में मनरेगा का विरोध हुआ था, क्योंकि मनरेगा के कारण पलायन में अचानक से कमी आई थी, और शुगर की जो इंडस्ट्रीज है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, उसमें लेबर अचानक से उनको वेज रेट बढ़ाना पड़ा था। अच्छा। और इसके कारण कई सारे मॉडिफिकेशन भी प्रपोज हुए थे वहां पर। मुझे लगता है कि
जी जी, आप कंप्लीट करें जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि इनका दोनों, एक तो पॉलिटिकल रीजन भी है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है पॉलिटिकली एक मूवमेंट को, आज के समय में एक मूवमेंट खड़े होने की चांस है दोनों साइड से। और दूसरा इकोनॉमिकली भी जिस मॉडल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उस मॉडल में लैंड रिफॉर्म्स और जो कमेंसुरेट राइज है बाकी चीजें, उसे बहुत अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से नहीं देखा जा रहा है। अभी जो हाल फिलहाल में जो लेबर लॉज पे कुछ प्रावधान लागू किए गए थे, उसको आप, मेरे ख्याल से अभी आपकी बातें सुन करके मुझे वो लग रहा है कि बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है जिस बाधाओं की आप बात कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई सारे स्टेट में, यूपी, एमपी, कई सारे स्टेट में 3 साल के लिए टोटल सस्पेंशन हो गया लेबर लॉ। मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है। कारण ये है कि अगर आप पिछले 5-7 सालों का जो डेवलपमेंट अगर देखेंगे, तो औद्योगिक क्षेत्र में प्रॉफिट की बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ बिलियनर्स इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। एक दूसरी बात, जो बिलियनर्स की टोटल प्रॉपर्टी है और टोटल प्रॉफिट है, वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। उसके बाद जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी है, यानी गिवन लेबर में जो आउटपुट है वो ज्यादा बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप पूरे के पूरे आउटपुट को 2 भागों में बांटेंगे, उत्पादन को, प्रॉफिट शेयर और वेस्ट शेयर, आपको क्लियरली नजर आएगा कि टोटल आउटपुट में प्रॉफिट शेयर बहुत तेजी से बढ़े हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो आउटपुट है उसका झुकाव उद्योगपति की ओर है। और अगर आप रियल वेज रेट की तरफ जाएंगे कि भाई एक्चुअली में रियल वेज रेट कितना बढ़ा है, तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट 2011 के बाद रियल वेज रेट या तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। थोड़े समय के लिए 2007 से 11 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो जब भी इस तरह की क्राइसिस हो रही है, तो मेरा ये कहना है कि टारगेट लेबर क्लास क्यों, जब प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रही है, जब आपकी संख्या बहुत बढ़ रही है। और एक बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, अगर आप इफेक्टिव टैक्स रेट देखेंगे, जो टॉप 1% इंडिया में पे कर रहा है, उसकी संख्या कम है। इवन इफेक्टिव टैक्सेशन 20% से भी कम है। जो अपर मिडिल क्लास 30% पे करता है, उससे कम टॉप क्लास पे कर रहा है। मुझे लगता है जब भी कोई क्राइसिस होती है, तो उसका पूरा जिम्मेदारी हम क्यों लेबर को के ऊपर डालते हैं। मुझे बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन ऑफ कोर्स लॉजिक वही है। और अगर मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट में इसकी बाधा होती, तो अगर ऑलरेडी ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है उस सेक्टर में, तो क्यों प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, नए उद्योग क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि फॉर्मल सेक्टर का शेयर जो एम्प्लॉयमेंट में इंडिया में है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। जो पिछले 30 सालों 40 सालों से इनफॉर्मल सेक्टर में 90% लोग काम कर रहे हैं। जब इतनी प्रॉफिट हो रही है आपको, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम को अलग नजर से देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सारा दारोमदार लेबर पर दे देना और उनकी सुविधाओं को कर्टेल कर देना कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं है। मैटरनिटी रिलीफ तक को वो रिलैक्स कर दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनह्यूमन वो एक तरह की बात है। मेजर्स हैं, जी जी जी। तो वापस हम लोग फिर चलते हैं जहाँ ये लेबर अभी अब शिफ्ट होकर के गए हैं, जहाँ पे लेबर का रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। वहाँ के लिए जो आखिरी आपसे अगर मैं कहूँ कि आप एक तरीके से अपना एक रोड मैप जो है, ब्लूप्रिंट अगर बताना चाहेंगे, वो क्या हो सकता है? एक बार और प्लीज जी, हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि लेबर लॉज की चर्चा हम कर चुके हैं और देख रहे हैं कि वो किसके फेवर में जा रहा है, वो मेरे ख्याल से स्पष्ट ही है, परिलक्षित है। वही लेबर अब जब लौट करके जहाँ जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ भूमि सुधार का कोई भी मेरे ख्याल से ना कोई योजना है, ना कहीं होते हुए दिख रहा है। तो आखिरी जो रोड मैप है इन लेबर्स का, उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि सुधार है नहीं, जहाँ ये लौट कर जा रहे हैं, तो आखिरकार भूमि के पास इनको सस्टेन करने की क्षमता नहीं है, या कोई प्रावधान नहीं, इनके पास भूमि है नहीं। अनुपात जो है वो बहुत स्क्यूड है, मतलब बहुत ही गड़बड़ है। तो पूरा रोड मैप आप क्या बनता हुआ देख रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। मैं तो बिहार के रेस्पेक्ट में ही कहूंगा, क्योंकि बिहार के लिए सिचुएशन बहुत खतरनाक है। क्योंकि बिहार में 2-3 तरह के बहुत प्रॉब्लम है। पहली बात तो यह है कि वहाँ औद्योगिकरण उतना नहीं हुआ है। अभी भी आप देखेंगे 90% लोग गांव में रहते हैं और 76% लोग लगभग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। तो जब दूसरा कोई साधन नहीं है एम्प्लॉयमेंट का, तो पूरा का पूरा दारोमदार
कृषि को पड़ा कृषि जाता पर है। है। दूसरी बात ये है कि जो छोटे और लघु उद्योग हैं, उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सरकार के द्वारा सपोर्ट में है या बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, ऐसी भी नहीं है। वो लोग भी वल्नरेबल हैं। कई लोग तो इसलिए भी दुकान खोल रखे हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है और उनके पास चूँकि वेज रेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, उनके पास अल्टरनेटिव नहीं बचता है, दुकान खोल के बैठे हुए हैं। और हमने कभी ये सर्वे नहीं किया है कि एक्चुअली उस दुकान से इतनी आमदनी हो रही है कि वो अपना पूरा परिवार चला पा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम, और जब ये सारे लोग बिहार में वापस आएंगे तो ये सिचुएशन और खतरनाक होने वाली है। तो मेरे नजर में बिहार के अगर रेस्पेक्ट में देखेंगे तो मुझे लगता है कि पहली बात जो सबसे जरूरी है वो लैंड रिफॉर्म, में फिर कहूंगा कि अब ये समय आ गया है क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बिहार जाएगा। दूसरी बात, मुझे लगता है कि छोट लघु और कुटीर उद्योग का विकास, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि लैंड रिफॉर्म साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल आप क्रेडिट दे देंगे और वहां दुकानें खुल जाएगी और सस्टेनेबल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है वो होगा। ये सारी चीजें लिंक में है। मुझे लगता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार कृषि प्रधान राज्य है। तो और आप ये सोचिए कि बिहार मक्के के उत्पादन में बहुत अग्रणी है, लेकिन पूरा का पूरा मक्का एक्सपोर्ट होता है बिहार से, बाहर चला जाता है, या तो इंडिया से बाहर चला जाता है और वही कॉर्नफ्लेक्स बनकर बहुत बड़े हाई प्राइस में बिकता है, पॉपकॉर्न बनता है, कॉर्नफ्लोर बन के बिकता है। लेकिन बिहार में कहीं भी इस तरह के लघु कुटीर उद्योग नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो कृषि से, जैसे वीट है, दलिया, पूरा आप देखिए पैकेज, आप देखेंगे कि जो एक्चुअली जो प्राइस गांव में किसानों को मिल रहा है और जो प्रोसेस्ड फूड की प्राइस जो हम लोग शहर में पे करते हैं, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक लैंड रिफॉर्म्स के साथ एक जो बड़े चीज की जरूरत है वो है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। वो बहुत जरूरी है वहां पर पलायन को रोकने के लिए, और इन सब के लिए एक गवर्नमेंट के सकारात्मक रोल की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक और चीज बिहार में बहुत अच्छे से हो सकता है कि जो सर्विस सेक्टर है, जो मान लीजिए आप देखेंगे बिहार के लोग कोचिंग में पढ़ा रहे हैं बाहर में, बिहार के लोग सॉफ्टवेयर में बाहर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में डेवलप नहीं है पूरी तरह से। और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बिहार में भी सिर्फ वही लोग हैं जो ठीक से या तो इंग्लिश नहीं जान पा रहे हैं, या ठीक से पढ़े लिखे नहीं है, या फिर कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ वही लोग बचे हुए जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बाहर जाने का। जिनके पास भी ऑप्शन है वो बेहतर लाइफ के लिए बाहर निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बात है लैंड रिफॉर्म, दूसरी बात है लघु एवं कुटीर उद्योग का साथ में विकास, जो कि ज्यादातर मैं कहूंगा कि कृषि से जोड़ने की जरूरत है। और तीसरा मुझे लगता है कि सर्विस सेक्टर, ऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर, फिर मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ दुकान और छोटे छोटे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, दुकान है, उससे कुछ नहीं होगा। एक बड़े रोड मैप की जरूरत है जिसमें सरकार के सपोर्ट की जरूरत है। एक बड़े सर्विस सेक्टर हब बनाने की जरूरत है बिहार को, ताकि वो रिवर्स माइग्रेशन को सस्टेन कर सके। और उसके लिए मुझे एजुकेशन, हेल्थ और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में भूमि सुधार के साथ मैंने अगर सीक्वेंस में डालूंगा तो मैं कहूंगा पहले भूमि सुधार, फिर लघु एवं कुटीर उद्योग के साथ, फिर आप सर्विस की बात कीजिए। जो यही इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हर एक कंट्री में सक्सेसफुल रहा है। पहले आप कृषि की बात करते हैं, तब आप उद्योग की बात करते हैं, तब आप उद्योग से सर्विस की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि यह एक बहुत शानदार मॉडल है जिसका परीक्षण बहुत जगह हो चुका है। पर भारत गांवों का देश है, और उन गांवों में बूढ़े, बेरोजगारों और बच्चों के अलावा आपको कोई तीसरे प्राणी देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ना एक पॉलिटिकल विल है, ना एक पॉलिटिकल वॉइस है, ना जनता के पास वॉइस है, ना जो सत्ता है उसके पास कोई पॉलिटिकल विल है। मुझे नहीं मालूम व्यक्तिगत तौर पर कि कौन सी ऐसी क्रांति होगी जिससे यह सत्ता जो है यह सोचने पर मजबूर होगी, या कौन सी ऐसी अभी कष्ट के बाद एक ऐसा आवाज उठेगा जिससे यह परिस्थिति आ पाएगी। पर निश्चित तौर पर यह जो है एक रास्ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर इस मुद्दे पर बने रहेंगे। अभी के लिए विदा जी, प्रणाम। धन्यवाद।